स्वागत है सभी का। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा है, ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी हम आज नया टॉपिक करेंगे जो कि केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आपका केंद्रीय कार्यपालिका में जो दो टॉपिक महत्वपूर्ण है वो मैंने करा दिया है। आपका आपसे बस यही निवेदन है कि रिक्वेस्ट कर यही है कि आप क्या करें, रिवीजन करते रहेंगे। आर्टिकल 1 से लेकर 51 क तक जो मैं बार बार बोलता हूँ याद करने की जरूरत है। आपसे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, तो कम से कम मौलिक कर्तव्यों तक आर्टिकल 1 से लेकर 51 क तक रट जाइए, क्योंकि वहां से किसी भी एग्जाम में अपियर हुईएगा प्रश्न आपके रहेंगे। कार्यपालिका में अगर विशेष कर देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनसे संबंधित प्रश्नों का नेचर सिर्फ ये होता है त्यागपत्र कौन किसको देता है, शपथ ओथ कौन किसको ले आता है, उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। जनरली इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में फोकस किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित होते हैं। तो जहां पर जरूरत है उसकी हम चर्चा करते चल रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों से कई बार प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो शक्तियां ज्यादातर मेंस ओरिएंटेड प्रश्न में शामिल किए जाते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कुछ शक्ति, जैसे क्षमादान की शक्ति है, 5 प्रकार की पावर उनके पास है। तो जनरली क्या करता है, कॉन्सेप्ट में यहाँ पर राज्यपाल की जो शक्तियां है क्षमादान की और प्रधान राष्ट्रपति की है, उसमें क्या करता है, क्लैश करके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ सकता है। तो जहां पर कंफ्यूजिंग नेचर का प्रश्न होगा वहां पर बस कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। फैक्ट से मैं आपको अवगत कराऊंगा। चलिए, आप सभी का स्वागत है, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री आपका टॉपिक है। भारत का प्रधानमंत्री, यही आपको लिखना है टॉपिक हेडिंग में। लिखिए, इसको शुरुआत कीजिए यहाँ से। लिखिए। लेकिन भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति 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 देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके नाम से संघ का शासन संचालित होता है। जिसके नाम से संघ का शासन संचालित होता है। नाम से संघ का शासन संचालित होता है। परंतु परंतु प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रमुख होता है। परंतु प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रमुख होता है और देश की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। पूजा सिंह, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका भी स्वागत है। लिखना शुरू कीजिए। मैंने लिखवाया कि प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रमुख होता है जो देश की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। जो देश की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। लिखिए, संविधान का अनुच्छेद 75(1), संविधान का अनुच्छेद 75(1), संविधान का अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अर्थात अर्थात संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्गत बहुमत प्राप्त बहुमत प्राप्त बहुमत प्राप्त ब्रैकेट में कर दिए लोकसभा में, बहुमत प्राप्त ब्रैकेट में कर दिए लोकसभा में, बहुमत प्राप्त ब्रैकेट में लोकसभा में के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। के नेता को
प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए, जैसे इंदिरा गांधी हुई, ठीक है, आपके मनमोहन सिंह हो गए, तो ये लोग राज्यसभा से भी चुना गया है। तो इसमें आइए, इसमें ध्यान रखना है, लोकसभा के बहुमत की बात की जाती है। मतलब इनका शर्त शर्त ये है कि अगर लोकसभा से कोई पीएम है, लोकसभा का मेंबर है, पीएम है, तो उसको ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि लोकसभा किसका है? जनता के द्वारा चुना गया है। राज्यसभा क्या है? प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया है। तो जनरली ऐसा माना गया है, जैसे मेंस का प्रश्न होता है कि लोकसभा से बने प्रधानमंत्री की शक्तियां राज्यसभा से निर्वाचित प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक होते हैं। चर्चा करें, सिंपल प्रश्न पूछ देगा, तो तुमको यही बताना पड़ेगा कि क्या कारण है। तो इंदिरा गांधी पहला टर्म में तो चली गई, दूसरा टर्म में कहाँ से? लोकसभा से, तभी तो इमरजेंसी लागू कर पाई थी। मतलब यानी राज्यसभा का से जो सदस्य चुना जाता है, इसके बारे में माना जाता है कि जनमत इनके पास नहीं है। पार्टी में अच्छे पद हो सकते हैं, अच्छा व्यक्ति होगा, कानून का जानकार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जनमत नहीं है। तो जनरली ऐसा माना गया है कि लोकसभा के बहुमत का जो दल का जो नेता होता है, उसी की नियुक्ति एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सब संसदीय व्यवस्था में है, उसको हमने लिखवा दिया। बाकी जो प्रचलन में है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आगे लिखिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट करके लिखते चलिए, लिखिए, लिखिएगा, लोकसभा में, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं। आप यहीं से शुरू कर दीजिए, इसी लाइन से। एक कितना पेज छोड़ना है उनको बता दीजिएगा, पीछे कितना पेज छोड़ना है उनको बता दीजिए पीछे। लिखिएगा, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए क्या लिखे हैं? हाँ, बहुमत दल, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को, या सबसे बड़े दल के नेता को, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुमत दल के नेता ब्रैकेट में कर दो, सबसे बड़े दल का नेता, दोनों एक ही बात है। बहुमत दल के नेता को ब्रैकेट में कर दो, सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता, गलत नहीं है, हम बताएंगे कहानी, नियुक्त कर सकता है। लेकिन, लेकिन एक शर्त, एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है कि प्रधान, इसी लिख सकते, इसी शब्द को लिखिएगा, लेकिन एक शर्त है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले, लेकिन एक शर्त है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले प्रतिनिधि को, प्रतिनिधि को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले प्रतिनिधि को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। अब देखो, पूछे कि गलत है तो क्यों गलत नहीं बताते हैं, पहले लिख लीजिए। देखो, प्रधानमंत्री का मैंने पहले बताया था कि जब भी गठबंधन की सरकार होगी तो राष्ट्रपति क्या होगा? अपने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करना शुरू करेगा। जब भी पूर्ण मेजोरिटी की सरकार होगी, राष्ट्रपति का पद थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कमजोर हो जाते हैं, उनके जो संवैधानिक पावर्स है ना, वो क्या होते हैं? कम यूज कर पाते हैं। तो गठबंधन सरकार में क्या होता है, बहुत सारे बिल के कारण, विधेयक के कारण, सिमिलिटी न होने के कारण क्या होता है कि बहुत बार अपना क्या होता है, अपना पक्ष खींच लेता है, समर्थन वापस ले लेता है। इस स्थिति में क्या होता है कि अल्पमत में आता है, सरकार क्या होगा? टूट जाएगा। तो सरकार टूट जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया से गुजरने से पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास एक विवेकाधीन शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर हो जाएगा कि देखिएगा कि सबसे बड़ा दल अब कौन बचा हुआ है घटक में। जैसे 5 दल मिलकर खिचड़ी बना के प्रधानमंत्री को चुन लिया। प्रधानमंत्री ऐसे ही कमजोर है कि कुछ बिल लाएगा तो कहेगा कि ये नहीं, इसमें ठीक है, तो कोई कहेगा ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री अपने मन का नहीं कर सकता है। सारा दल को, जहां जहां खिचड़ी राज्य का सरकार है, देख लो महाराष्ट्र का क्या हाल हो चुका है।
जहां जहां खिचड़ी दल है वहां यही होता ही है। अब क्या होगा कि मान लो कोई कोई एक्ट भ्रष्टाचार पर कोई बहुत बड़ा एक्ट लाया, और जो दल साथ में है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दल वही है, उसी का नेता सब फंसेगा, तो क्यों लाने देगा? वो कहेगा कि नहीं नहीं लाने देंगे, आना तो लाइएगा तो हम समर्थन खींच लेंगे। आज जबकि उसका तीन भी अगर सांसद टूट गया तो तुम्हारा सरकार गिर जाना है। तो मजबूरी में बहुत बार क्या करता है, लोग छोड़ देता है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति आएगा, वो विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के नेता को जनरली चुनता है। कई बार क्या होता है कि बड़े दल के नेता को भी नहीं चुनता है, एक अपना विवेक है। अब दो गो दल मिल के कहा है कि हम समर्थन पेश करेगा कि हम प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, क्या हमारे सदन में दोनों दल एकजुट है, अब मिला के उस दल से ज्यादा संख्या हो रहा है। इस पर मामला भी आया है, एक मामला आ चुका है, कई बार आ चुका है। इस स्थिति में राष्ट्रपति कहता है कि अब कहीं भी जाओगे तो राष्ट्रपति के पास क्या है, विवेकाधीन शक्ति है, तो अपने विवेक का प्रयोग करेगा। राज्यपाल भी क्या करेगा, अपने विवेक का प्रयोग करेगा। तो आप तो ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि राष्ट्रपति गलत कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बहुमत का दल सबसे बड़ा दल ये था, इसको बुलाना चाहिए था, लेकिन बुला दिया गठबंधन वाले को। अब इस स्थिति में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, नियुक्त तो कर देगा, 1 माह का अवसर मिलता है। 1 माह के भीतर सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे पास बहुमत मेजोरिटी है और हम एज ए प्राइम मिनिस्टर शासन प्रशासन चलाने के योग्य है। 1 माह के भीतर अगर समर्थन नहीं मिला तो फिर लास्ट में क्या होता है, चुनाव ही होता है, इसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें ये स्थिति गड़बड़ नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियां समय की मांग है। कभी कभी ऐसा होता है कि खिचड़ी दल बन जाएगा, जैसे इंडी गठबंधन है, मान लो कि वहां का पीएम कोई बन जाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई गठबंधन ऐसा है जिसमें 10 गो दल मिला हुआ है, अब प्रधानमंत्री 10 मिल के चुन रहा है। ये शर्त रखा हुआ है कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा भी लिंक से हट के काम करेंगे उनको हटा देंगे। इस स्थिति में देश का शासन क्या हो जाता है, कमजोर। अब जनता के लिए जो लाना है वो, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो सबसे अधिक काम अगर हुआ है तो गठबंधन सरकार में, वो भी बता देते हैं। गठबंधन काल में सबसे अधिक काम इसलिए हुआ कि जो भी दल बनता था, पीएम सोचता था कि कुछ काम कर ले तो जनता फिर वापस हमको देगा मेजोरिटी। तो गठबंधन काल में ज्यादा ही काम हुआ है, कोई शक नहीं है। लेकिन इधर 90 के बाद देखोगे तो गठबंधन में कोई विशेष मजा नहीं है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अगर गठबंधन बना दिया, एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया, ये मामला पहले से ही सेट है कि ये चीज पर हम बिल नहीं लाना है। समझ में आ रहा है? तो पूर्ण मेजोरिटी की सरकार दो मायने में अच्छा है, एक तो स्थिर सरकार होती है, दूसरा उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो मनमाना भी कर सकती है। तो इसीलिए आपको 5 साल में बदलने की बात की जाती है कि लोकतंत्र सबसे स्वच्छ वहीं का है जहां 5 साल में सरकार चेंज हो जाए। जहां पर 3 टर्म 4 टर्म लोग आ रहे हैं, उसको तानाशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे हम भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, लंदन, कहीं की आप बात करिए, किसी देश में एक व्यक्ति को ज्यादा पावर दीजिएगा तब पावर के साथ दो चीज जुड़ा होता है। पावर के, अगर किसी को व्यक्ति को पावर दीजिएगा तो सबसे ज्यादा जरूरी है नैतिकता। अगर एथिक्स नहीं है, पावर बहुत हो गया तो मिसयूज होगा। समझ में आ रहा है? आगे लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा। देखिए, वर्ष 1997 में 1997 वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वह व्यक्ति, ऐसे लिखना, कोई भी वह व्यक्ति, कोई भी वह व्यक्ति, कोई भी वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो जो प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी सदन की सदस्यता, प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी सदन की सदस्यता 6 माह के भीतर प्राप्त कर लेता हो। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद, बनने के बाद किसी भी सदन की सदस्यता 6 माह के भीतर, 6 माह, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर क्या कर लेता हो, ग्रहण कर लेता हो। छह माह के भीतर ग्रहण कर लेता हो। ध्यान रखना, 1 माह का भीतर क्या है, सिद्ध करने की बात है। 1 माह मिलता है सिद्ध करने के लिए, लेकिन 6 माह मिला गया है कि अगर पीएम बन गए, मान लो कि किसी सदन का तुम मेंबर नहीं हो लेकिन योग्य हो, तो तुमको राष्ट्रपति बुला लेगा। अब देखो इस क्लास से कितना लोग जाता है राष्ट्रपति बनने। तो बुला लिया गया तो उनमें हुआ कि 6 माह के भीतर या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में कहीं का मेंबरशिप आपको ले लेना है, जो कि आसान है। राज्यसभा में तो ज्यादा आसान है,
लोकसभा में तो उपचुनाव कराना पड़ेगा, राज्यसभा के भी कराना पड़ता है। राज्यसभा में आसान है, किसी भी कोई भी मेंबर अपना सदस्यता खाली कर देगा, उनके जगह पर चुनाव लड़ जाएंगे, चल जाएंगे। समझ में आ गया? आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नोट लिखिए, राज्यसभा के सदस्य होते हुए बनने वाले प्रधानमंत्री। नोट लिखिए, राज्यसभा के सदस्य होते हुए बनने वाले प्रधानमंत्री। जहां जहां से प्रश्न आता है पहले उसको लिखवा देते हैं। राज्यसभा के सदस्य होते हुए बनने वाले प्रधानमंत्री। पहला नंबर लिखिए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कब बनी थी? 1966। इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था, याद है? गुलजारी नंदा क्या बने थे कुछ दिन के लिए? कार्यवाहक। उसके बाद कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। तो लिखिए इंदिरा गांधी 1966, 1966। दूसरा लिखिए 1996, 1996। हाँ 1996, सॉरी 1966, 90 बोल रहे हैं क्या? दिमाग में ये है, बोल कुछ और है। 1966, 1966। ना ना ठीक है, 1966। 1996 कहाँ, मर गए 1984 में। दूसरा पॉइंट लिखो, एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा। कौन पर क्या रहा है, कौन धनी देवगौड़ा है, लिखिए ना एच डी देवगौड़ा। हाँ, अभी तो जिंदे ही हैं, मरे थोड़े हैं। इन्हीं का पोता ना पकड़ा गया है सेक्स रैकेट में। इनके पोता जी सेक्स रैकेट में पकड़ाए हैं, बहुत फजीहत हुआ है। लिखो। हाँ कर्नाटक का है, एच डी देवगौड़ा। लिखिएगा 1966, ये भी 1996 इनका हम बोल रहे थे। एच डी देवगौड़ा 1996, 1996। आगे लिखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, दो कार्यकाल है, 2004 में भी बने थे और 2009 में। दो कहाँ, पीछे कहाँ, दो में तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी है। 2004 और 2009, 2004 एंड 2009, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब ध्यान रखना है, भारत में इसको ध्यान रखना है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बनेगा निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही हो सकता है, सीनेट का मेंबर उसको नहीं होना है। याद रहेगा कि लिख लिख लो, लिखो, वही लिखवाते। लिखो, ब्रिटेन संसदीय परंपरा में, ब्रिटिश कीजिएगा, ब्रिटिश संसदीय परंपरा में, नोट लिखिएगा, ब्रिटिश संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री केवल, प्रधानमंत्री केवल हाउस ऑफ कॉमन्स, प्रधानमंत्री केवल, ब्रिटिश संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री केवल हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है ये, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन का ही सदस्य हो सकता है, का ही सदस्य हो सकता है, का ही सदस्य हो सकता है। वही हम लोग अपना लेते तो ठीक रहता, चुनाव से जाता पीन। याद रहेगा ये? आगे लिखिए, लिखिए प्रधान, हेडिंग लगाइए शपथ, हेडिंग लगाइए शपथ। लिख लीजिए नाम, उतना प्रधानमंत्री टॉपिक चला तो बार बार उतना लंबा क्यों लिखिएगा, सीधे शपथ लिख के डैश दीजिए, शपथ लिख के डैश दीजिए। लिखो, इन्हें इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ, इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है। प्रधानमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रधानमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, तथा राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता, तथा राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता
को अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन देता है तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का, अक्षुण्ण मतलब कोई छू नहीं पाए, अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रतिज्ञा वचन देता है, अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन देता है, प्रतिबद्धता जताता है, जो लिखना लिख सकते हैं। अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन देता है। ठीक है, आगे लिखिए। पदावधि, हेडिंग लगाइए, पदावधि, प्रधानमंत्री का पदावधि, प्रधानमंत्री की पदावधि, पदावधि लिख लीजिए, कितना दिन से कितना दिन रहेगा, ड्यूरेशन लिखिए, इसमें लिखिएगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी बर्खास्त किया जा सकता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी बर्खास्त किया जा सकता है। इसके इतर, इसके इतर, इसके इतर लोकसभा में अपना समर्थन खोने के कारण, इतर मतलब इसके अलावा को इतर बोलते हैं, इसके अलावा लिख लीजिए ना, इसके अलावा, इतर उसी को बोला जाता है, इतर उतर सब सब अच्छा शब्द है, लिखने सीखने वाला चाहिए। इसके इतर प्रधान क्या लिखे हैं, लोकसभा में अपना, लोकसभा में अपना बहुमत खोने के कारण, लोकसभा में अपना बहुमत खोने के कारण प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। लोकसभा में अपना बहुमत खोने के कारण प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकता है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकता है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकता है। समझ में आ गया? मतलब प्रधानमंत्री को हम नियुक्त कर दिए, इसका मतलब ही नहीं कि जब चाहे प्रधानमंत्री को हम हटा देंगे। हटाने के लिए एक ही शर्त है, लोकसभा में अपना समर्थन प्रधानमंत्री खो देंगे तो पद के रहने लायक नहीं रहेंगे, उनको पद से क्या किया जाएगा, हटा देगा। कौन? राष्ट्रपति। याद रहेगा? तो ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री को पद से हटाने की शक्ति निहित है, ठीक है, राष्ट्रपति में, संसद में, ठीक है, ऐसे का क्या है, किसमें निहित है? लोकसभा में। किसमें निहित है? जिस सदन का सदस्य है लोकसभा में, अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा में। तो जिस, उसमें ऑप्शन भी रहेगा, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य हो, तो सबसे सटीक आंसर वही होगा, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य हो उसमें अगर उसका विश्वास खत्म हो गया, बहुमत खत्म हो गया, वो क्या करेंगे, पद से हट जाएंगे। समझ में आ गया? आगे लिखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए इसमें। प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परंतु अगर वे चाहें, प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु अगर वे चाहें, परंतु अगर वे चाहे तो बीच में ही त्यागपत्र दे सकते हैं, परंतु अगर वे चाहे तो बीच में ही त्यागपत्र दे सकते हैं या पदावधि के दौरान ही त्यागपत्र दे सकते हैं। शब्द में कोई दिक्कत नहीं, समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वे चाहे तो बीच में ही त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? जो नियुक्त करता है उसी को त्यागपत्र दे दिया जाता है, परंपरा यही है संसदीय कि जो नियुक्त करेगा त्यागपत्र उसी को देना है। आगे लिखिए, अगला लिखिए। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो इस स्थिति में समूचे मंत्रिमंडल को त्याग बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो समूचे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाता है।
यही कारण है कि विपक्षी सब कहेगा प्रधानमंत्री इस्तीफा दीजिए, तब न चुनाव होएगा। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो समूचे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त हो ही जाएगा, समूचे मंत्रिमंडल को बर्खास्त बर्खास्त होना पड़ता है, लिख दीजिए। समूचे मंत्रिमंडल को बर्खास्त होना पड़ता है, किया जाता है, ऐसा अच्छा है कि होना पड़ता है लिख दीजिए, थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि लेकिन यदि प्रधानमंत्री का निधन भी हो जाए, लेकिन यदि प्रधानमंत्री का निधन भी हो जाए, तब भी तब भी हाँ, लेकिन अभी यदि प्रधानमंत्री का निधन भी हो जाए तब भी यही स्थिति होती है। कुछ नहीं, यही होगा, तब भी यही स्थिति होती है। कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, इसी फॉर्म में लिखवा दिया मैंने आपको। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब भी यही स्थिति होती है। अगर प्रधानमंत्री मर भी जाता है बीच में तब भी मंत्रिमंडल बर्खास्त, मतलब सदन का नेता होता है, तो नेताजी खत्म, सरकार खत्म। अब नोट लिखिए, यदि कोई मंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य, नोट लिखिए, यदि कोई मंत्री या मंत्री परिषद परिषद का सदस्य यदि कोई मंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य त्याग पत्र अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है, त्याग पत्र अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है, त्याग पत्र अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है, तो समूचा मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होगा। त्याग पत्र अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है तो समूचा मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होगा। कोई मंत्री साहब का अगर देहांत हो गया या त्यागपत्र दे दिए, इसका मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो समूचा मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होगा। नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, याद रहना चाहिए, नहीं को याद रखना है। अभी प्रधानमंत्री के साथ कितना मंत्रालय है, कितना मंत्री है, उसमें से कोई एक मंत्री साहब का निधन हो जाए या त्यागपत्र दे दे, क्या 15% मंत्र वो नहीं है, मतलब अगर इस्तीफा कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। देखिए, प्रधानमंत्री को वेतन एवं भत्ता वही मिलता है जो एक संसद के सदस्य को मिलता है। प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ता वही मिलता है जो एक सांसद या जो एक संसद सदस्य को मिलता है। प्रधानमंत्री को वेतन तथा भत्ता वही मिलता है जो एक संसद के सदस्य को मिलता है, जो एक संसद के सदस्य को मिलता है। इसके साथ विशेष प्रकार की इसके साथ विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। इसके साथ विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान किया, वही नहीं लिखवाएंगे टेलीफोन का खर्चा मिलता है, ये सब नहीं लिखवाएंगे, सीधे इसके साथ विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वेतन के साथ भत्ता मिलेगा, घर मिलेगा रहने के लिए, आवास मिलेगा, नौकर चाकर मिलेगा, ये सब इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो इसके साथ विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। चलिए आगे लिखिए अब, शक्तियां एवं कार्य, हेडिंग लगाइए, प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, एक एक करके पॉइंट वाइज हम क्रोनोलॉजी से लिखवा रहे हैं, अलग कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ते चलना है, यही काम आ जाएगा। साथ में लूसेंट लेकर थोड़ा बैठ जाना, कुछ कुछ फैक्ट लूसेंट से काम आ जाएगा। लिखिए इसमें शक्तियां तथा कार्य में लिखिए, देखिए भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में सामान्यतः प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में सामान्यतः प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं राष्ट्रपति की शक्तियों को उल्लेखित किया गया है। वही राष्ट्रपति की शक्तियों को उल्लेखित किया गया है। वहीं राष्ट्रपति की शक्तियों को उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों को उल्लेखित किया गया है।
इन्हीं शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इन्हीं शक्तियों का वास्तविक प्रयोग इन्हीं शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इन्हीं शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। हो गया स्पष्ट? इन्हीं शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। और लिखो क्या क्या करता है। पॉइंट वन लिखते हो। पॉइंट वन में लिखो प्रधानमंत्री नीति निर्माण में, पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री नीति निर्माता के रूप में, पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री नीति निर्माता के रूप में, निर्माता के रूप में कार्य करता है। प्लानिंग बनाने का काम किसका है? पीएम का। तो प्रधानमंत्री नीति निर्माता के रूप में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट लिखो वह स्वयं एक मंत्री होता है, वह स्वयं एक मंत्री होता है परंतु अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। वह स्वयं एक मंत्री होता है, वह स्वयं एक मंत्री होता है परंतु अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। वह स्वयं एक मंत्री होता है परंतु अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। सुभाष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। परंतु अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है, मतलब समकक्ष मंत्री में प्रधान, इसलिए उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री। और कोई बात नहीं है। ठीक है। आप सभी में प्रधान कौन है? हम हैं। हम प्रधानमंत्री, आप लोग क्या है? मंत्री हैं। कुछ लोग उप मंत्री है। ठीक है। विपक्ष वाला पीछे बैठे हुए हैं, लास्ट में आते हैं। ठीक है। और हल्ला करते हैं। हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो शांत बैठे रहते हैं। वो आते हैं, मुस्कुराते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। हाथ बांध के लिख लिख रहे हैं कि नहीं? लिखते रहेगा। मेन है कि बहुत व्यक्ति है ना, बहुत लोगों के पास इतना अच्छा क्षमता है कि लिखता नहीं, दिमाग में से डाउनलोड कर लेता। जैसे एग्जाम यहाँ से निकला, सीधे जाके डाटा सेव। तो ये भी है। और हमने ये देखा है कि जितना जो उर्वर मस्तिष्क होता है, जनरली देखोगे उर्वर मस्तिष्क का मतलब ये हुआ कि वो लिखने पर कम ध्यान देगा, समझने पर ध्यान ध्यान देगा। लिखने वाला जो मस्तिष्क होता है उसका एक ही काम है, जितना सुंदर राइटिंग उतने पढ़ने में बोका। हम मिलाए हुए हैं। एकदम अच्छा अच्छा लिखेगा, सजा सज लेगा, एकदम हैंड मनुस्क्रिप्ट लिख रहा है, और ऊपर से ढक्कन खाली होता है। तो जितना खराब राइटिंग उतना तेज। डॉक्टर को देख लो, खाली मेडिकल वाला समझ पाता है क्या लिखा है दवाई, बाकी कोई बता सकता है पढ़ के कि क्या लिखे हुए हैं? आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। लिखो मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन, मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है, जिसके लिए वह मंत्रियों के कार्यों की प्रगति को ध्यान में रखता है। जिसके लिए वह मंत्रियों के कार्यों के प्रगति को ध्यान में रखता है। जिसके लिए वह मंत्रियों के कार्यों के प्रगति को ध्यान में रखता है। तुमने देखा है कई मंत्री का प्रोटोकॉल चेंज कर दिया गया। वो मंत्री थे, रात अगले दिन देखेंगे मंत्री जी का पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। कानून मंत्री को बना दिया शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री को बना दिया कानून मंत्री। इसलिए किया जाता है, क्या लिखा है लास्ट में? मंत्रियों के कार्यों की प्रगति का ध्यान में रख के तभी चेंज होता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को सपना आता है कि सपना आया, सपना में देखे कि नहीं शूट नहीं करे। तो जितने जो मंत्री हैं इसीलिए प्रधानमंत्री के आगे पीछे जी सर किए रहते हैं। तो जो व्यक्ति पथ निर्माण विभाग का देख रहे हो ना, पथ परिवहन एवं निर्माण विभाग किसको है? नितिन गडकरी को। इतना अच्छा मंत्री है वो कि उसका कुछ भी कर लो, उसका पोर्टफोलियो नहीं चेंज कर सकता है वो, क्योंकि जानता है कि बहुत अच्छा काम करता है। कुछ कुछ मंत्री जी थे जो मंत्रालय में आते थे, साइन करते थे, सचिव रजिस्टर ले आता था, देख लिए हो तो सचिव बोलता जी सर। तो ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा करते थे तो उनका काम गड़बड़ होता है। कभी भी ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा करने वाला मंत्री सफल नहीं हुआ है। अफसर का काम क्या है? ऐसा प्लानिंग बना जिसमें कमीशन आए। अरे बात यही है ना। कोई भी अफसर प्लानिंग जब बनाएगा तो अफसर अपना लाभ देके प्लानिंग बनाता है, जनता का लाभ देके नहीं बनाता है।
जिम्मेदारी किसके ऊपर जाता है? मंत्रालय के ऊपर। बदनाम कौन होता है? करप्शन होगा तो कौन फंसेगा? मंत्री। तो मंत्री जी वही एक्टिव है जो अफसर के ऊपर चढ़ा रहता है दिन भर कि बताओ क्या है, एक एक लाइन पढ़ता है, हटवाता है। क्योंकि अफसर जी ही बना के देते हैं पोर्टफोलियो या कुछ भी बना के देना है, तो डीपीआर कौन बनाता है? अफसर। मंत्री जी क्या करते हैं? सेक्रेटरी भेजता है, मंत्री जी पढ़वाते हैं और कहते हैं ठीक है इसमें ये हटाइए, तब जाके पास करते हैं। तो जो मंत्री अपना होमवर्क खुद करता है वो सफल मंत्री है। जो मंत्री भिया होमवर्क करवाता है कहीं से, तो उसका देखना कि 2 साल 3 साल में पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। तो ये एक प्रकार का मानक है कि जो मंत्री अच्छा काम कर रहा है उसका मंत्रालय नहीं छीना जाता है, जो काम नहीं कर रहा उसका मंत्रालय छीन लिया जाता है। सुरेश प्रभु के साथ क्या हुआ था? पर संसद में बोलते हैं प्रभु भरोसे रेल चल रहा है, तो हटा दिया। जाओ। एक ऐसे लाया है टेक्नोक्रेट को। अभी जो अश्विन जो है, वो अश्विनी वैष्णव, वो क्या है? टेक्नोक्रेट है। आईआईटी भी है, मेडिकल भी अथी किए हुए हैं, आईएएस भी रहे हैं, तो 3 4 डिग्री इनके पास है। कोलंबिया से, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से अच्छा एमबीए किए हुए हैं, तो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसको लाया पीएम कि चलो भाई इतना एजुकेशन है तो थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखा। वो किया भी, वो काम भी किया। भले एक्सीडेंट हो रहा है अलग बात है, लेकिन काम तो किया है रेलवे में, मानना पड़ेगा। आगे लिखे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखना है, देखो प्रधानमंत्री। मंत्री इसी में अभी जब तक अलग नहीं होगा, अलग हम हेडिंग खुद बोलेंगे। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला पॉइंट, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने का, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने, अगला पॉइंट, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह देता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह देता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह देता है। कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। अगला पॉइंट लिखिए, प्रधानमंत्री 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 अपना त्यागपत्र देके संपूर्ण प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। कोई दिक्कत? ये सब प्रधानमंत्री का क्या है? एक प्रकार से मंत्रिपरिषद के संदर्भ में पावर है। आगे लिखिए। हो गया। अब लगाइए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंध। हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंध। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंध। साइड बिजनेस कर रहे हैं आप? देखिएगा, बड़ा धोखा मिल रहा है। साइड बिजनेस, साइड बिजनेस है क्या आपका? साइड बिजनेस कर रहे हैं? कोई साइड बिजनेस नहीं है। चलिए, फोकस्ड व्यक्ति है। आगे लिखिए। लिखिए, इसमें लिखना है, राष्ट्रपति की मांग किए जाने पर, राष्ट्रपति के मांग किए जाने पर, राष्ट्रपति के मांग किए जाने पर प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा संघ के शासन प्रशासन एवं विधान से संबंधित, राष्ट्रपति के मांग किए जाने पर, राष्ट्र बर्थडे उडे होगा, राष्ट्रपति के मांग किए जाने पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के मांग किए जाने पर संघ के शासन एवं प्रशासन तथा विधान से संबंधित, तथा विधान से संबंधित सूचनाओं को प्रशासन तथा विधान से, विधान मतलब नियम कानून, विधान से संबंधित सूचनाओं को प्रदान किया जाता है। सूचनाओं को प्रदान किया जाता है मतलब सीधे बताते हैं, राष्ट्रपति समय सब मांग करता है
तो प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के शासन प्रशासन नियम कानून से संबंधित जो भी डेटा मांगेंगे समय समय पर जाके प्रधानमंत्री उनको देंगे। सिंपल यही बात मैंने कहा शब्द में। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या इनका योग्यता, इनका क्या काम है? प्रधानमंत्री का काम है, चूंकि संघ का शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन किसके नाम से चलाया जा रहा है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का ऑथोरिटी है ना, तो राष्ट्रपति मांगते हैं। संसद में जो भी बनता है मांग सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे फोन करके बोल सकता है। तो ये लोग हमेशा कॉपी कागज तैयार रखता है, पूरा प्रशासन तैयार रखता है। तो राष्ट्रपति से मिलते हैं और जाके बताते हैं कि देश में ये काम हो रहा है। इसलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण सुने हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण में टोटल यहाँ पर क्या काम देश में मंत्री परिषद कर रहा है, मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, बस वही ही बोला जाता है कि हमारे देश ये हो रहा है, ये क्या। राष्ट्रपति को कभी बोले हो कि बदनाम किया है? राष्ट्रपति कोई ऐसा टर्म बोलेगा, विपक्ष वाला भाषा नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसी के नाम पर काम हो रहा है। वो तो कर नहीं रहे हैं, उनका आदमी कर रहा है। तो उसका अब तुम्हारे अंदर काम करोगे तो तुम्हारा बुराई करेंगे। तो तुम मान लो तुम घर बना रहे हो और तुम्हारा हम बुराई करने लगे, तो घर में कहीं एंगल टेढ़ा ही कर दोगे, भूकंप आएगा, धंस के मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब सीधे हुआ कि राष्ट्रपति कभी भी जब भी राष्ट्रपति अभिभाषण करेगा तो सरकार के कार्यों प्रगति महत्व की ही चर्चा करता है, और कहीं नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए, ऐसा कोई भी कार्य या विषय ऐसा कोई भी कार्य या विषय जिसका किसी मंत्री के द्वारा विनिश्चय किया गया है, जिसका किसी मंत्री के द्वारा विनिश्चय, इस शब्द लिखिए, मैं समझा दूंगा। जिसका किसी मंत्री के द्वारा विनिश्चय किया गया है, किंतु मंत्री परिषद के द्वारा विचार नहीं किया गया है। किंतु मंत्री परिषद के द्वारा विचार नहीं किया गया। मैं 3 बार बोल रहा हूं, बार बार नहीं बोलेंगे। किंतु मंत्री परिषद के द्वारा विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संबंधित विषय को मंत्री परिषद के सामने रखवाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संबंधित विषय को मंत्री परिषद के सामने रखवाता है, जिस पर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल चर्चा करता है। जिस पर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल चर्चा कर सके, ऐसे लिखिएगा। जिस पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल चर्चा कर सके, जिस पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल चर्चा कर सके। अब इसको थोड़ा समझिए। हम क्या हैं कि हम कोई मंत्री हैं मान लेते हैं, मंत्री में छोटा पद तो हम चुनेंगे नहीं, अच्छा पद चुनते हैं। रक्षा मंत्री है मान लो, तो रक्षा मंत्री तो देश के शासन के शासन व्यवस्था के देखते हुए हमने बाउंड्री जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके फेंसिंग का काम हमने कुछ सोचा, मैंने विचार किया कि हम क्या करें, इस बार हाई अल्टीट्यूड पर तार लगवाएंगे और ऐसा टेक्निक लगवाएंगे जो दूर से, मतलब 10 मीटर दूर से ही कोई आ रहा है ना तो वार्निंग देने लगेगा। ऐसा वाइब्रेशन वाला तार लगवाएंगे। हमने ये विचार किया। इस पर खर्चा बहुत आएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, फ्रांस से अमेरिका से कहीं से हम ले रहे हैं। तो ये हमने चर्चा करने अपने मन में बना लिया है कि हम करेंगे, लेकिन मंत्री परिषद से चर्चा नहीं किए हैं, मेरे मन में है। तो राष्ट्रपति, अब तुम अचानक मंत्री परिषद में जाओगे, विपक्ष कहीं हल्ला हंगामा करे, उससे पहले प्लानिंग करना होता है। तुम जो देखते हो कि सदन में विधेयक आता है तो सोचते विधेयक तुरंत नहीं आता है, 1 साल का वर्क होता है, उस पर लगातार काम चल रहा है, समिति बन रहा है, लास्ट में जाके विधेयक पेश होता है। ये जो वक्फ बोर्ड आया है, पिछले 1 साल से काम चल रहा था इस पर। 1 साल में कई बार विधेयक का बहुत सारे प्रोविजन को मंत्रालय हटाया है और तब जाके लास्ट में इसको सदन में रखा, तब भी देखो बहुत ज्यादा विवाद होता है। तो जैसे क्या हुआ कि ये लाया, अब प्रधानमंत्री के पास भी मसौदा नहीं पहुंचा है, ना ही मंत्री परिषद जानता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति से मान लो डील हुआ, चर्चा कुछ भी हुआ, तो राष्ट्रपति कहेगा कि जो आपको लाना है लाइएगा कहाँ? संसद में। तो संसद में लाने से पहले मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री मिलकर चर्चा करता है
और तब उसको मंत्री पे मतलब कि सदन में जाके पेश करना है। अब सदन में रक्षा मंत्री खड़ा होकर बताएंगे कि हमने ये प्रस्ताव रखा है, ये चीज हम करने वाले हैं। लाने से पहले चर्चा होता है। चर्चा पर देखा जाता है, हर दल अपना अपना बोलता है क्या जरूरत होता है खर्चा करने का, देश में गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, हेन तेन कर रहा है, और तुमको ये लगाना है वो लगाना है, क्या जरूरत है, बहुत सारा बात विवाद होगा। लेकिन फिर लास्ट में उस समिति, अगर बहुत विवाद होगा तो चल जाएगा वो, प्रवर समिति को भेजता है। जैसे कई बार राहुल गांधी ने सुना कि ये भेजा जाए, संसदीय संयुक्त समिति को भेजा जाए, तो संयुक्त समिति क्या करेगा, उस पर चर्चा विमर्श करता है। समिति फिर लास्ट में रिपोर्ट देता है कि नहीं ठीक है, इसमें ये चीज थोड़ा और जोड़ दीजिए, ये चीज हटाइए, नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई भी मंत्री अगर विनिश्चय खुद से करता है किसी भी विषय पर, तो उसको मंत्रालय के सामने रखना, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम किसका है, राष्ट्रपति का। ऑर्डर देगा कि पहले मंत्रालय में रखो, मंत्री पे इसमें चर्चा विमर्श करो, तभी ये विधेयक लाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखिए, लिखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर, राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर देकर विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है। जैसे जैसे पॉइंट 1, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। दूसरा पॉइंट, महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में यही ना भारत सरकार का पक्षकार होता है, महान्याय, आर्टिकल 140 148, ठीक। हाँ चलो, यही जानबूझ के बोल रहे थे ना। 148 अगला जो बोलेंगे वो है, ये 76 ही है। आगे लिखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, बात एक ही है। भारत का महालेखा, सीधे कैग लिख दो ना, ब्रैकेट में CAG लिख दो। भारत का महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है, ब्रैकेट में कर दो CAG, ठीक है। तीसरा लिखिए, संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, ब्रैकेट में लिखो अध्यक्ष तथा उसके सदस्य, अध्यक्ष तथा सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग, ब्रैकेट में लिखना है अध्यक्ष तथा सदस्य। आगे लिखो वित्त आयोग, वित्त आयोग, ब्रैकेट में लिखो अध्यक्ष तथा सदस्य। अगला है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ब्रैकेट में लिखो अध्यक्ष तथा सदस्य, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ अध्यक्ष तथा सदस्य। अब हेडिंग लगाओ प्रधानमंत्री का संसद से संबंध, प्रधानमंत्री का संसद से संबंध, प्रधानमंत्री का संसद से संबंध। पहला पॉइंट लिखिए, यह लोकसभा का नेता होता है, पहला, यह लोकसभा का नेता होता है, यह लोकसभा का नेता होता है। दूसरा, इसके द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश, इसके द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश, इसके द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। इसके द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। इसके द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। हो गया। इसके द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह राष्ट्रपति को
संसद के सत्र को आहूत करने, यह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने या सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। यह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने या सत्रावसान करने का परामर्श देता है। सत्रावसान सत्रावसान करने का परामर्श देता है। यह राष्ट्रपति को संसद के, क्या लिखवाया है, संसद के सदन को आहूत करने या सत्रावसान करने की परामर्श देता है। अगला पॉइंट लिखे, चौथा नंबर लिखिए। इसकी सिफारिश पर इसकी सिफारिश पर इसकी सिफारिश पर सरकार की नीतियों सरकार की नीतियों इसकी सिफारिश पर सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है। इसकी सिफारिश पर सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है। कौमा संसद के पटल पर रखा जाता है। संसद के पटल पर रखा जाता है दिशा निर्देश दिया जाता है। दिशा निर्देश दिया जाता है। दिशा निर्देश दिया जाता है तथा विपक्ष द्वारा मांग किए जाने पर, इसी में लिखना है, तथा विपक्ष द्वारा मांग किए जाने पर उसमें संशोधन कर उसे नया रूप प्रदान किया जाता है। तथा विपक्ष द्वारा मांग किए जाने पर उसमें संशोधन कर नया रूप प्रदान किया जाता है। तथा विपक्ष द्वारा मांग किए जाने पर उसमें संशोधन कर नया रूप प्रदान किया जाता है। देखो अगला पॉइंट लिखो। वह सदन में विपक्षी दलों की बात सुनकर वह सदन में विपक्षी दलों की बात सुनकर सरकार की नीतियों को वह सदन में विपक्षी दलों की बात सुनकर सरकार की नीतियों को उद्घोषित करता है। सरकार की नीतियों को उद्घोषित करता है कौमा जनहित में कार्य करने की नीति अपनाता है। जनहित में कार्य करने की नीति अपनाता है। हो गया। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री इतना ही काम करता है और कुछ इसका काम नहीं है। अब लिखिए प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां, कुछ बाहरी शक्ति भी है, लिख लो। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां लिखिए इसमें। यह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। पहले क्या था, योजना आयोग था, तो उसका नाम ही नहीं लेना है। यह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौमा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौमा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। यहां से प्रश्न आ चुका है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौमा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। सब रटना है ये। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौमा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। बहुत बार गृह मंत्री ऑप्शन दे देगा, तुम फंस जाओगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है कौमा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद से प्रश्न आ चुका है, बच्चे फंस गए हैं गृह मंत्री मार के। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी यही है। दूसरा,
राष्ट्रीय एकता परिषद का तो सब सोचा कि गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को सोच लिया होगा, अंतर्राज्यीय परिषद के तो यही भी होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है, ध्यान रखना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो जितना परिषद लिखवाए हैं ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल संसाधन, जितना जो नदी है और जितना जो नदी जोरो लिंक परियोजना है, उस सब का अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ठीक है, वही निर्देश देते हैं कोसी मिंच को जोड़ा जाए, राज्य का काम हो रहा है, निर्देश वो देंगे। तो जितना जो नदी जोड़ो लिंक परियोजना है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होगा? राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री, याद रहेगा। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, यह विदेश नीति को वास्तविक रूप प्रदान करता है। यह विदेश नीति को वास्तविक रूप प्रदान करता है। यह विदेश नीति को वास्तविक रूप प्रदान करता है। अर्थात एक तरफ वह केंद्र सरकार का मुखिया है, अर्थात एक तरफ वह केंद्र सरकार का मुखिया है, वहीं दूसरे तरफ वैश्विक समूहों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक समूहों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का लिख दें, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अब पूछेगा कि विदेश मंत्रालय क्या काम करता है, तो विदेश मंत्रालय सिर्फ कागजी काम करता है, मेन काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसको नया आकार देने की क्षमता किसमें है? पीएम। लुक ईस्ट पॉलिसी था, उसको कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बदला गया ना, कौन बदला? पीएम। तो प्रधानमंत्री चाहे तो अपने आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध अच्छा भी कर सकता है, खराब भी। पाकिस्तान को छोड़े दिया गया है, तो पाकिस्तान को छोड़ दिया, इसका मतलब इनकी अपनी मंशा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि जब तक आतंकवाद का वो साथ देगा हम उसके साथ कोई व्यापार वाणिज्य नहीं करेंगे। पहले क्या करो, आतंकवाद खत्म करो। और वो कसम खाए हुए है कि ट्रिपल ए इकोनॉमी हम लेके चलेंगे। पाकिस्तान का इकोनॉमी 3 प्रकार का है, 3 ही इकोनॉमी को चलाता है। ट्रिपल ए उसको बोला जाता है, अमेरिका भी कमेंट किया है, भारत कहता है। ट्रिपल ए में ए फॉर अमेरिका, ए फॉर आतंकवादी, या ए फॉर अल्लाह, 3 आदमी उसको चलाता है। अमेरिका, आतंकवादी और अल्लाह, इस तीनों के नाम से ही पाकिस्तान चल रहा है। भारत सरकार का कहना है कि ट्रिपल ए वाला खत्म करो। उसमें एगो जो ए है ना, अल्लाह रखो तुम, दिक्कत हमको नहीं है, अमेरिका भी रखो, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आतंकवाद है ना, उस ए को हटाओ, तब हम विदेश नीति अपनाएंगे। आगे लिखिए नेक्स्ट। देखिए, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। वास्तविक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री, सेनाओं मतलब तीनों सेना आ जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। राजनैतिक प्रमुख होता है, पॉलिटिकल चीफ, राजनैतिक प्रमुख होता है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों का मुखिया होता है। आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों का मुखिया होता है। आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों का मुखिया होता है। कोई दिक्कत? ये अन्य कार्य में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपका एक काम बच गया, बॉक्स आपको उतारना है लुसेंट से। प्रधानमंत्री का क्रम पहले जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी नरेंद्र मोदी के 3rd टर्म तक, इसको उतारना है, कब से क्या बने हैं, इसमें प्रश्न आता है। तो ये आपका काम है, उसको उतारना है लुसेंट से, क्राउन से, जहां से भी 1-1 नंबर ब्रह्मास्त्र आपके पास घर में पड़ा हुआ है, उसको तर्कस में डालिए, ठीक है, तीर चलाइए, उसको उतारना है, रटना है। इसमें सबसे ज्यादा अस्थिर जो सरकार है ना 90 के समय में, वहां से प्रश्न बहुत आते हैं। आपातकाल के सरकार जो है उसमें प्रश्न बहुत आते हैं।
तो उसका टेन्योर आपको रटना पड़ेगा, कब से कब कौन रहा है, कितना टर्म कौन रहा है, कौन विशेष कार्य किया गया है। तो ये आप लिख लीजिए, उसमें बॉक्स बना के लिखिए, लुसेंट या कहीं भी लिखिए, लिखिए प्रधानमंत्री, विभिन्न प्रधानमंत्री का क्रम लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री का क्रम, क्रम उतारना है, प्रधानमंत्री का क्रम उतारना है, क्रम में कार्यकाल आ जाएगा, क्रोनोलॉजी से आपको आ जाएगा। ठीक है। अब एक प्रश्न पूछा हुआ था एग्जाम में कि वैसे कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, ये मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए, हेडिंग लगाइए, उसमें उतार लेना है, जगह छोड़ दीजिए, उस पेज को छोड़ दीजिए, न तो फिर पता चलेगा कि हाँ छोड़ दीजिए, पेज छोड़ के ही रखिए, तभी आपका उतरेगा, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखिए, लिखिए वैसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, वैसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, वैसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, चूंकि यहां से प्रश्न आया है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं, वैसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, पहला पॉइंट लिखिए, पहले है मोरारजी देसाई, लिखिए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये बंबई के मुख्यमंत्री रहे थे, बंबई राज्य के, बाद में महाराष्ट्र बना है, जब बंबई राज्य था ना तब थे। महाराष्ट्र कब बना है, 60 में, तो ये कब थे, बंबई राज्य के समय थे। ठीक है, तो लिखिए बंबई राज्य के मुख्यमंत्री, बंबई राज्य के मुख्यमंत्री, इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में कब कब रहा, ये लिखिए 1977 से 1979, 1977 टू 1979, ये इनका टेन्योर है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। मतलब ये मुख्यमंत्री कब रहे होंगे, 60 से पहले रहे होंगे, 58 55 इस सब में रहे होंगे, देख लेना। दूसरा पॉइंट लिखिए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, देखो जब उत्तर प्रदेश संयुक्त था, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब रहे थे, तो लिखिए संयुक्त उत्तर प्रदेश, ऐसे लिखिएगा, संयुक्त उत्तर प्रदेश के संयुक्त उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, संयुक्त उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, संयुक्त उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड कब बना है, 2000 में, तो 2000 से पहले ये क्या रहे थे, चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 टेन्योर का है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री के रूप में कब काम किए हैं चौधरी चरण सिंह, याद है 1979 से 80, 1 साल, इनके बाद जस्ट मोरारजी देसाई के बाद 1979 से 1980, ये सब प्रधानमंत्री अस्थिर प्रधानमंत्री हैं। हाँ, 1979 से सदन को फेस भी नहीं कर पाए थे, 1979 से 1980। तीसरा लिखिए वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1979 से 1980, 1979 टू 1980। अगला लिखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या हो जाएगा, वही है 89 से 90, ये 79 से 80 थे, ये 1989 से 90 थे, 89 टू 1990, 1989 से 1990 कौन रहेंगे, वीपी सिंह। आगे लिखिए पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, कभी ऐसा ना हो कि इनका फुल फॉर्म पूछ ले पूरा क्या है, तो देख लेना, ऐसे हम तो यही रटे हुए हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, ये आंध्र प्रदेश, अब तो बट गया, बिना बटा हुआ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और 91 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे थे, 1991 टू 1996। इनके जस्ट बाद 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहेंगे मनमोहन सिंह, क्या रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे, एलपीजी इन्हीं में आएगा, तो 1991 से 1996 तक रहेंगे। अगला लिखिए एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा, इस इनसे जुड़ा हुआ लालू यादव का बहुत अच्छा किस्सा मुझे पता है, लेकिन छोड़ो रहे दो। एच डी देवगौड़ा, देखिए डैश लेके लिखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, थोड़ा अश्लील है इसलिए ना बोलना ठीक नहीं है, बाद में बता देंगे। ठीक है, एच डी देवगौड़ा लिखिए, कर्नाटक का मुख्यमंत्री,
कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये 1996 से 97 बने थे, 1996 टू 1997 प्रधानमंत्री बने थे, 1996 से 97। अजय जी उस वक्त वहाँ सचिव रहे थे इनके। ठीक है, उसी वक्त ज्यादा तेज बने, बस मार के इनको तोड़ दिया। तब से दिव्यांग, तभी से है ना आप। ठीक, तो ये लिखिए क्या लिखा है, एच डी देवगौड़ा का क्या लिखे है, कर्नाटक। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। नरेंद्र मोदी, आगे लिखिए नरेंद्र मोदी। बच्चा सबका लीजिए ताकि हमको मेरा ये फोटो आ जाएगा ना, प्रचार प्रसार होगा ना। अच्छा, हमारा भी ले लीजिएगा तो बुरा होगा, बताइए क्या अभी। अच्छा ठीक, नरेंद्र मोदी लिखिएगा। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, याद रहेगा। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इनका टेनर क्या लिखना है तो लिख लीजिए। 2014 से अब तक मार दीजिए सीधे, 2014 से अब तक। यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी, तो 2014 से अब तक 3 टर्म हो चुका है। अगला टर्म में तो भगवान भरोसे ही हम लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, राजनीति में आने के बाद बहुत सारा कानून बदलता है। राजनीति में अगर कोई आके कहे कि हम राजनीतिक रूप से सूची है, सुचिता का कोई ध्यान नहीं रहता है। आदमी कमेंट करता है कि हम इतना वर्ष के बाद राजनीति से रिटायर ले लेंगे, लेकिन बाद में एक सिफुगा छोड़ जाता है कि समय और परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमें भी कमान संभालना पड़ेगा। तो अपने कार्यकर्ता से, बाकी लोगों से बुलवाना शुरू करना पड़ता है कि कोई है देश में, विकल्प नहीं है। यही बात है। बाकी अजय जी 3 बार खड़े हुए हैं, लेकिन एक बार भी इनको मौका नहीं मिला। अब लिखिए हेडिंग लगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लिख लिए ना। ठीक है, उसका डायग्राम बनाइए। सब यहाँ लिखिए, 3 भाग में बांटिए। यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद लिख लिया आपने, इसको 3 भाग में बांटिए। ठीक है, फिर इसको जो लिखवाएंगे इसको भी 2 भाग में बंटवाएंगे, याद रखिएगा। तो 3 भाग में बांटिए। सबसे उधर वाले में लिखिए कैबिनेट मंत्री। सबसे उधर वाले में लिखिए कैबिनेट मंत्री। इसमें लिखना है आपको कैबिनेट मंत्री। हाँ, कैबिनेट मंत्री। इसमें लिखना है राज्य मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। और इसमें लिखना है आपको उप मंत्री। उप मंत्री। अब इसको 2 भाग में बांटिए। हाँ, राज्य को 2 भाग में बांटिए। लिखिएगा कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु, कैबिनेट मंत्री की सहायता, सहायता हेतु। और यहां लिखिएगा स्वतंत्र प्रभार। इधर लिखिएगा स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु मतलब सहायक। ये जो मंत्री है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री के सहायक हैं, ये हेल्प करते हैं। और ये स्वतंत्र प्रभार मतलब इनको अलग मिलेगा पोर्टफोलियो, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेंगे। कोई दिक्कत, संरचना को बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री, ये इनके पास समय बहुत कम होता है। मतलब सारा डिसीजन, बहुत बड़ा मंत्रालय इनको मिलता है। रक्षा मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री से लेके जितना जो मंत्री है, बड़ा बड़ा जो मंत्रालय है, वो सारा मंत्रालय वित्त मंत्री से लेके सारा ये हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा काम का बोझ होता है, तो इनकी सहायता है तो क्या होता है, एक राज्य मंत्री दिया जाता है जो इनका हेल्प करेगा। मतलब ये कहीं चले जाएंगे मीटिंग में कहीं भी, तो जो भी पोर्टफोलियो होगा ये काम ये करेंगे। अब इनके अंदर में बहुत सारा सचिव होगा। ठीक है, उसके अंदर में उप सचिव होगा, बहुत सारा पोस्ट है जिसमें कहाँ प्रशासन से लोग जाता है, यूपीएससी जो करता है वो लोग जाता है। तो लास्ट में सेक्रेटरी, डीएम जो है लास्ट में क्या बनता है, सेक्रेटरी बनता है। तो यहाँ ध्यान रखिए ब्यूरोक्रेसी, इसके नीचे क्या है, ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी की मदद से ये, और कुछ ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट इसको लिंक कर किए हुए हैं। समझ में आ रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा एक तरह से हायरार्की है, आपको याद रखना है। यहाँ जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव है, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये लोग नहीं संभाल पाएगा। मतलब अगर दे दिया जाए पोर्टफोलियो तो हो जाएगा कि भाई कोड में खाज वाला काम। समझ आ रहा है।
तो उस मंत्रालय में या कुछ ऐसा मंत्री है जो मान लो चुनाव तो जीता, मंत्री नहीं बनाया सका, लेकिन पावरफुल व्यक्ति है, नाराज हो जाएगा, पार्टी तोड़ सकता है, तो वैसे व्यक्ति को कहाँ बोला जाएगा? बर्बाद। मतलब इनके अंदर कुछ डिपार्टमेंट दिया जाएगा, कहा स्वतंत्र रूप से आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर सकते हैं। अब इन सभी के बाद आता है उप मंत्री। उप मंत्री क्या है? एक प्रकार का विकल्प है। मंत्री जी कहीं चले गए घूमने, विदेश दौरा पर है, कहीं भी है, तो उप मंत्री के पास क्या होगा? सारा काम का बर्डन, मतलब नहीं है तो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा होता है कहीं कोई संस्था जाओगे या कुछ भी रहेगा तो हर चीज में उप लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। सेक्रेटरी नहीं है तो क्या है? असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उप सचिव, अवर सचिव, देखते हो नाम। तो एक सचिव के साथ तीन तीन सचिव का लगाने का क्या मीनिंग बनता है कि बहुत सारा वर्क लोड अगर आएगा तो सब मिलके क्या करेंगे? बाइफरकेट करके काम करेंगे। तो बाइफरकेशन का ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। काम क्या करते हैं, क्या मिलता है, इस पर नहीं जाना है। मंत्री के बारे में सबसे अधिक पावरफुल मंत्री यही होता है, कैबिनेट। इनका पावर थोड़ा कम होता है। कैबिनेट मंत्री का मतलब सीधे मान लेना कि भारत सरकार के अंग से जुड़े हुए लोग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जितना देख रहे हो ये सब, गृह मंत्री, ये सब इसमें आ जाएंगे। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। अब लिखते चलिए। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एच डी देवगौड़ा का ईयर बता दे। एच डी देवगौड़ा 1996 से 97, मैंने कहीं लिखा तो है 1996 टू 1997 एच डी देवगौड़ा है। ठीक है, ये तो आप लुसेंट से भी खोज सकते हैं। जनरली क्या होता है क्लास में, ये ईयर उवर बताना भी नहीं चाहिए, कोई मतलब, कोई मीन ही नहीं बनता है, लेकिन हम लिखवा देते हैं। आपको क्या करना है, जो ईयर रटने वाला पार्ट है, एक बार नहीं 5 बार बोल रहे हैं। लुसेंट को या क्राउन हो या केबीसी नैनो हो, कोई भी किताब आपके पास हो, उसके बॉक्स में जो बना हुआ चीज है ना, वो एग्जाम में पूछे गए चीजों को शामिल किया जाता है, उसको रटना है। ठीक है, बिल्कुल वहां पर रटने की जरूरत है, क्योंकि लुसेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसा, क्योंकि बीपीएससी यहाँ पर आयोग भी जो प्रश्न पूछता है लुसेंट से ही पूछ रहा है अप्रोक्स। कुछ कुछ क्वेश्चन लुसेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है। भले क्लास में हमको बोलने में कोई बुराई थोड़े है, बोल सकते हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। जो बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं 6 से 12, उनका चक्र साइकिल चलते रहता है। ठीक है, जब तक नहीं पढ़ोगे, हम एनसीईआरटी का यूट्यूब में सारा क्लास करवाने वाले हैं, तो अब टाइपिस्ट के कारण प्रवीण जी नहीं है तो नहीं हो रहा है, तो एनसीईआरटी का टोटल करवा देंगे 6 से 12 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा क्लास, बस टेस्ट में शामिल हुई है। एनसीईआरटी का प्रश्नोत्तर हम करा देंगे। इच्छा है पढ़ने की, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का तो कोई और अंतर नहीं है। सुभाष कश्यप का किताब लो, उसमें भी बहुत बढ़िया समझाया हुआ है। लेकिन एग्जाम के लिए अगर कोई भी आपको ये कहता है कि रटना नहीं है, तो हम उस चीज को काटते हैं। रटना पड़ेगा, बिना रटे हुए एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर के आपके होंगे तो होंगे। हमारा काम है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है हम समझा देंगे, फैक्ट जहाँ काम का है बता देंगे। लेकिन पूरा पूरा दारोमदार ऐसा नहीं कि जैसे कोई जैसा होता है कि कोई गुरु दीक्षित हो जाए और गुरु जी पर छोड़ दे, मंत्र जाप ना करे कि गुरु जी समझ लेंगे, तो फिर गुरु कुछ नहीं समझेंगे। ध्यान रखना है, पड़ेगा आपके ऊपर ही। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। समय जब बहुत नजदीक आ जाएगा तो बीस अकबका के रह जाओगे ना, पढ़ाई में ही मन नहीं लगेगा, दूसरा जितना पढ़ोगे लगेगा कुछ नहीं पढ़े हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइन ही माना जाता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वही रहोगे जहां पर थे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे आप साइड बिजनेस कीजिए ना कीजिए, बर्थडे मनाइए ना मनाइए, पढ़ना तो पड़ेगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट क्या लिखवा है लास्ट में? अभी लास्ट लाइन क्या था? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, पूरा बोलिए, पूरा क्या है? भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लिखिएगा, लिखिएगा। मंत्री परिषद का कार्य, मंत्री परिषद का कार्य, मंत्री परिषद का कार्य ब्रिटिश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत ली गई है। ब्रिटिश की शासन व्यवस्था या ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था कर सकते हो, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई है, ली गई है। परंतु, परंतु, परंतु भारत में, भारत में, भारत में उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है,
जो प्रधानमंत्री की सलाह से, जो प्रधानमंत्री की सलाह से शासन संचालित करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से, कौन सा ईयर बोले हैं, फिर से बोलना होगा, 19, यहाँ लिख लीजिए 1996 से 97। आवाज नहीं जा रही है तो भी बताइए, एक माइक तो तेज है। HD देवगौड़ा जी का यही है, 96 से अभी भी हैं ये, अभी गए नहीं हैं, अभी यही है। भेंट करना है तो जा सकते हैं, मिलिए जाके इनसे। आगे लिखे नेक्स्ट, क्या लिखा है लास्ट में, प्रधान करता है, आगे लिख लीजिए। लिखिए भारतीय संविधान, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1), आर्टिकल 74(1), भारतीय संविधान का आर्टिकल 74(1। कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ है लिखते कुछ और है, तो थोड़ा बोल रहे हैं वो ध्यान रखना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 74(1) यह व्यवस्था करता है, यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने हेतु, भारतीय संविधान का आर्टिकल 74(1) यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा, कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग देने हेतु, सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, कैबिनेट मंत्री। अगला पॉइंट, कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं, जो शासन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जो शासन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जो शासन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तथा इनकी सहायता हेतु, तथा इनकी सहायता हेतु, तथा इनकी सहायता हेतु अनेक समितियां गठित होती हैं, तथा इनकी सहायता हेतु अनेक समितियां गठित होती हैं, अनेक समितियां गठित होती हैं, समितियां गठित होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले, पहले कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री के सहयोगी के कार्य के रूप, सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तथा दूसरा, दूसरा मंत्री, दूसरा मंत्री जिन्हें, दूसरा मंत्री जिन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तथा दूसरा मंत्री जिन्हें, जिन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। दूसरा मंत्री जिन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। दूसरा मंत्री जिन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इसी में लिखिए, तीसरे दर्जे के मंत्री उपमंत्री होते हैं। तीसरे दर्जे के मंत्री, दर्जे मत लिखिए, दर्जे खराब शब्द है, तीसरे स्तर कर दीजिए, और दोयम दर्जा का आदमी है तो निगेटिव सेंस है, तीसरे स्तर कर दीजिए। तीसरे स्तर के मंत्री उपमंत्री होते हैं। तीसरे स्तर के मंत्री उपमंत्री होते हैं जिन्हें, जिन्हें प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने हेतु, जिन्हें प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने हेतु, हेतु
विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिन्हें प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किया जाता है। विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये मंत्रिमंडलों की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये मंत्रिमंडलों की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसको अंडरलाइन कर दीजिए इस वर्ड को। ये मंत्रिमंडलों की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन। ये मंत्रिमंडलों की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। बाकी सब लेता है। एक होता है किचन कैबिनेट, नाम सुने होंगे, टर्म जानो। तो किचन कैबिनेट का मतलब सीधे हुआ वैसे मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, दो चार और ले लो। वो सभी विभाग के मंत्री जो हैं अपना छोटा सा एक रूम रहता है, बैठ के डिसीजन लेते हैं। किचन कैबिनेट में सभी मंत्री नहीं आते हैं, कैबिनेट के सारे मंत्री नहीं जा सकते हैं, कोर मेंबर होते हैं। समझ में आ गया। दूसरा होता है कैबिनेट का मीटिंग, सारे मंत्री बैठेंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले को भी इनवाइट किया जा सकता है, इनको भी इनवाइट किया जा सकता है। तो जब भी मंत्रालय का बैठिंग होगा ये सब जाएंगे, लेकिन ये क्या होंगे, नहीं जाएंगे, ये ऑफिस में रहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक कार्य इनको मिलता है। तो ये प्रशासनिक कार्यों को कराने में क्या रहेंगे, बिजी रहते हैं, तो ये हिस्सा नहीं लेते हैं। बाकी लोग क्या करता है, हिस्सा ले सकता है। स्वतंत्र प्रभार वाला चाहे तो ले, न चाहे तो न ले, इनको जाना पड़ता है, बुलाया जाएगा तो। लेकिन किचन कैबिनेट में हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री में 3 ही 4 को जाओ, बाकी बाकी मंत्री को पूछे भी नहीं, राज्य मंत्री जाए या ना जाए कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार का स्वरूप कैसा है। अगर पूर्ण मेजोरिटी वाली सरकार है तो किचन कैबिनेट छोटा होगा, और गठबंधन का सरकार है तो किचन कैबिनेट में सारा दल का एगो एगो रहेगा। ठीक है, लालू जी रहेंगे, मुलायम जी रहेंगे, ये सब लोग रहेगा। ठीक है, अच्छा मुलायम जी चले गए हैं, सॉरी, अखिलेश जी अब रहेंगे। ठीक है, तो ये लोग रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि ये भी चले जाएं? ठीक है, वैसे ही बोल रहे हैं, मुलायम जी तो चले गए। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। अब देखो संसदीय सचिव क्या है, किचन कैबिनेट क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, बताना है क्या? देखो लिख लो, लिखो मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। ज्यादा नहीं, 2 4 लाइन लिखवा देते हैं, कहीं एग्जाम में पूछ दिया तो हमरे मुंह ताकोगे तुम लोग। मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर लिखो। मंत्री परिषद में तीनों श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में तीनों श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। मंत्री परिषद में तीनों श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री। देखो मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है। दूसरा पॉइंट, मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं। मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं, जबकि कैबिनेट एक छोटा निकाय है, मंत्री हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है, एक छोटा निकाय है। हाँ, मंत्रिमंडल एक बड़ा निकाय, मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 12 से 15 मंत्री ही शामिल होते हैं, जिसमें 12 से 15 मंत्री ही शामिल होते हैं, या 15 से 20 मंत्री, जितना होगा उतना बनेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें 15 से 20 कर दो, कहला घटाओगे, 15 से 20 मंत्री ही शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक कार्य नहीं होता। एक लाइन और लिख लो, कलम रख दिए, टाइम हो गया है क्या? लिखिए, मंत्रिपरिषद का सामूहिक कार्य नहीं होता, मंत्रिपरिषद का सामूहिक कार्य नहीं होता, जबकि मंत्रिमंडल परिषद का सामूहिक कार्य नहीं होता, जबकि मंत्रिमंडल 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 ही
जबकि मंत्रिमंडल ही वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। जबकि मंत्रिमंडल ही वास्तविक रूप में लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। टर्म लिखा है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है, उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ज्यादा कौन फोकस होना है, मंत्रिमंडल को बोला जाता है। ठीक है, बस यही है, और क्या, बड़ा छोटा छोटा कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग लगाइए। हम्म, मंत्रिमंडल का काम क्या है, तो ये सब पूछता तो नहीं है, ये सब मेंस का क्वेश्चन है, मेंस वाला, तो उसका कोई जरूरत नहीं है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद लिखवा दिया मैंने, और क्या पूछा सकता है। हेडिंग लगाओ, भारत का महान्यायवादी। कल कराएंगे, कल राज्य की कार्यपालिका भी शुरू हो जाएगी इसी के साथ साथ। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नीचे लिख देना है, कल होगा। ठीक है, तो ये कल होगा। कल राज्य का मंत्रिमंडल पूरा इसी क्रम में पढ़ना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसी प्रकार पढ़ाएंगे, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाएंगे, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर न्यायपालिका में इसी पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद लोकल कोर्ट पढ़ना है, तीनों को कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। तो भारत का कार्यपालिका एक साथ खत्म, विधायिका संसद में आएंगे तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा एक साथ पढ़ा देंगे, तो संसद खत्म। ऐसे ही करके तीनों मिला के पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों को अलग पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो तीनों को हम मिला के पढ़ा रहे हैं ताकि एक बार में ही शुरू करे और अंत कर दे, कोई दिक्कत। चलिए, कल की कक्षा मिलते हैं, ऑनलाइन वाले देवगौड़ा जी से मिल लीजिए आप। ठीक है, ईयर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अभी भी हैं, ऐसे ही बुजुर्ग हो गए हैं, खोजते रहते हैं कि कोई आके बात करे। जैसे जनरली क्या होता है कि बूढ़ा आदमी गांव में होता है तो जनरली बैठा तो खोजते चलता है, कोई अगर मिल गया तो पूरा खखोर देता है उसको बूढ़ा, क्योंकि उनको सुनाना होता है कि सब सुने मेरा बच्चा, सब उनको भाव भाव देता नहीं है। तो जनरली बहुत बुजुर्ग हैं, जाके मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का सेशन रहते हैं, कल करते हैं फिर पॉलिटिक्स से संबंधित कक्षा। बुला लीजिए अजय जी को।